नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप, स्पीसिएशन। स्पीसिएशन का मतलब क्या है कि एक टाइप की स्पीसीज है, राइट, बट ड्यू टू डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया या डिफरेंट इन्वायरमेंट ये स्पीसीज जो है ये अलग अलग प्रकार की हो जाती है। होता है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल दो प्रकार की स्पीसीज है, इससे समझिए। एक प्रकार की स्पीसीज थी पहले, बट इनको अलग अलग ज्योग्राफी में हमने रख दिया, है ना। अलग अलग ज्योग्राफी में रहने के साथ साथ में इन्होंने अपने आप को अलग तरीके से डेवलप करना शुरू कर दिया। होता है ऐसा। अडेप्टेशन वैसी होगी, वैसा ही इनका कलर, वैसा ही इनका फूड, मतलब इनकी फूड चेन भी चेंज होगी, इनका कलर भी चेंज हो गया, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल मैं डॉग से स्टार्ट करता हूँ। एक नॉर्मल स्ट्रीट डॉग है जो ट्रॉपिकल एरिया में रह रहा है, पंजाब में रह रहा है। अब उस डॉग की स्पीसीज को फॉर एग्जांपल उसी डॉग के जो छोटे बच्चे हैं उसको लेके जा रहे हैं हम हिमालयन एरिया में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे जब ये था तो उसको ज्यादा बाल नहीं चाहिए, है ना, ज्यादा उछल कूद नहीं है, नॉर्मल वो प्लेन एरिया में घूम रहा है। बट वो डॉग जब वहां की एनवायरनमेंट में रहेगा तो वहां पे जाके उसको टेरेन वैसा है तो ज्यादा पहाड़ियां चढ़नी पड़ेंगी क्योंकि सर्वाइव तभी कर सकता है। ऑल्सो टाइम के साथ साथ में एक स्पीसीज में हो सकता है कि उतना फर ना आए, बट धीरे धीरे वो स्पीसीज जब वहां पे ग्रो करना शुरू कर देगी, मतलब एक जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड या फोर्थ जनरेशन तक जाते जाते आप देखेंगे कि जो वहां पे हिमालयन डॉग है, जैसे आप तिब्बतियन कहते हैं मैस्टिफ, तिब्बतियन मैस्टिफ के बहुत घने बाल होते हैं क्योंकि बर्फ है तो अपने आप को बचाने के लिए, तो वैसे ही वो अपने आप को डेवलप कर लेगा। अब तीसरी जनरेशन यहाँ की, तीसरी जनरेशन वहां की, दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। ट्रॉपिकल वाला वहां नहीं रह पाएगा हिमालयन एरिया में, हिमालयन वाला यहाँ पे नहीं रह पाएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। ऑल्सो दोनों के स्ट्रक्चर में भी फर्क होगा, यहाँ पे जो होगा वो ठीक ठाक मोटा ताजा होगा, वहां पे जो होगा वो पतला होगा और बहुत फास्ट भागने वाला होगा, मतलब स्टेमिना ज्यादा हो जाएगा। उसमें फर ज्यादा है, इसमें फर कम है। ये कुछ भी खाता है पर वो सिर्फ और सिर्फ शिकार करके खाता, आदत पड़ गई है क्योंकि वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है। सो ज्योग्राफिकल एरिया चेंज करने के साथ साथ में एक ही स्पीसीज से दो टाइप की स्पीसीज बन जाती है, उसी को हम स्पेसिएशन कहते हैं। अब ये दो प्रकार की स्पेसिएशन होती है, एक होती है एलोट्रोपिक, होती है सिम्पेट्रियाटिक। सो पहले आप लिखिए स्पेसिएशन है क्या। स्पेसिएशन किसे कहते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ formation of new species. It is a process of formation of new species due to genetic changes in साथ ही लिख लीजिए environmental, genetic and environmental changes in their existing species, changes in their existing species, तो सिंपल इसमें हमने ये लिखा कि एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, नई प्रकार की यहाँ पे प्रजातियां बनती हैं। और कैसे बनती है? जब उनके जेनेटिक चेंज होता है या एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं। उनकी पहले से जो प्रेजेंट स्पीसीज है उनमें जब जेनेटिक चेंज होगा या फिर एनवायरमेंटल चेंज होगा तो ये नई प्रकार की स्पीसीज बताएंगी। अब लिखिए स्पेसिएशन इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज एलोट्रोपिक, मैं देख लेता हूं स्पेलिंग, एलोपैट्रिक है, नॉट ट्रॉपिक, एलोपैट्रिक। फर्स्ट इज एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। एलोट्रोपिक मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाया है, एलोट्रॉप, इसलिए एलोट्रॉप मेरे जुबान पे और दिमाग पे घर कर गया है। तो सिंपल समझिए स्पेसिएशन, और स्पेसिएशन में क्या है? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। इसमें लिखिए
सिंपल वही है, जब इसकी इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा तो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हो जाएंगी। और इसमें एग्जांपल उन्होंने एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट कर दिया, ऑल्दो दोनों है ही एलिफेंट है, बट अफ्रीकन और एशियन अलग अलग है। तो लिखिए इसमें, when one species becomes two different species, when one species become two different species, when one species becomes two different species because they are living in separate environment, full stop. Allopatric speciation is caused due to geographical barriers. Allopatric speciation is caused due to geographical barriers, and therefore allopatric speciation, therefore in allopatric speciation there is no gene flow, between the populations. For example, Asian elephant and African elephant. Asian elephant and African elephant. सिंपल, इसमें इन्होंने कहा कि एलोपैथिक स्पेसिएशन में क्या होता है, जब एक स्पीसीज दो स्पीसीज बन जाती हैं, और दो स्पीसीज किस तरह से बनती है, क्योंकि उनको अलग अलग एनवायरनमेंट में रखा गया, अलग अलग ज्योग्राफी में रखा गया है। यहाँ पे ज्यादातर जो चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं वो ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग ज्योग्राफी में, अलग अलग भौगोलिक दशाओं में रह रहे हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग पर्यावरण में रह रहे हैं, इसीलिए दोनों में चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट जीन्स का नहीं है, मतलब जेनेटिक फ्लो इसमें ज्यादा नहीं हो रहा है, बट ज्यादातर जिसमें जो आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो ज्योग्राफिकल है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट लिखिए सिम्पैट्रिक, ये था एलोपैट्रिक, नेक्स्ट है सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, it refers to formation of new species. It refers to formation of new species from a common ancestor. Formation of new species from a common ancestor. Formation of new species from a common ancestor in the same geographical area. Common ancestor in the same geographical area. Due to change in the gene flow, या फिर ब्रैकेट में लिखिए जेनेटिक चेंज या फिर जेनेटिक वेरिएशन, एनीथिंग ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक वेरिएशन या फिर जीन फ्लो। तो यहाँ पे दो स्पीसीज बन रही हैं, मतलब स्पीसीज ग्रो कर रही है, अपने आप को नए टाइप के स्पीसीज में लेके आ रही है, राइट। यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है नई स्पीसीज की, कहां से, इनके एंसेस्टर से, जो इनसे पहले एंसेस्टर्स थे, है ना, उन्हीं एंसेस्टर से आगे ये आगे अपने आप को चेंज कर रहे हैं, बट सेम ज्योग्राफी में, ना इनका ज्योग्राफिकल एरिया
अलग हो रहा है, ना इनके एंसेस्टर अलग हो रहे हैं, बट ये सेम जगह पे ही है, बट ये इन्होंने अपने जीन्स को या फिर अपना जेनेटिक वेरिएशन इन्होंने कर लिया है डिपेंडिंग अपॉन दी एनवायरमेंट। तो जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पे हुआ है नई स्पीसीज में। फॉर एग्जाम्पल क्रो, कौवा हमेशा काला होता था, बट डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंट अब कौवे की जो गर्दन है वो व्हाइट है ना, प्लेन एरियाज में। उसी कौवे को देखेंगे हिमालयन एरिया में तो पूरा का पूरा ब्लैक है। फिर स्पैरो, स्पैरो आपको खेतों के नजदीक देखने को मिल जाएगी, ग्रामीण एरिया में देखने को मिल जाएगी, अर्बन एरिया में स्पैरो गायब है। माइना में भी चेंजेस आ चुके हैं, माइना बिल्कुल ब्राउन कलर की होती है, बट माइना की भी जो गर्दन है वहां पे एक व्हाइट कलर का स्ट्रैप बन गया। क्यों? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अडेप्ट कर लिया है। तो अब आपको जो नेचुरल माइना है और जो अभी जो माइना बन चुकी है अडेप्ट होके, उन दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जानवर हैं, आप किस किस का एग्जाम्पल दें? तेंदुआ है ना, अलग अलग जगह पे, कई जगह पे नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा ब्राउन कलर में तेंदुआ, कई जगह देखने को मिलेगा क्लाउडेड जिसके ऊपर स्ट्रैप बने होते हैं अलग अलग। तो डिपेंडिंग अपॉन दी एरिया इनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। और है ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, बट कुछ एक चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं कि पूरी स्पीसीज चेंज हो जाएगी कि कुत्ता बकरी लगने लगेगा या बकरी कुत्ता बन जाएगा, वैसा नहीं होगा। ये सेम रहेगा, बट थिंग इज इनमें कुछ एक चेंजेस आ जाएंगे, अडेप्ट कर जाएंगे एनवायरमेंट को लंबे समय के लिए, पर स्ट्रक्चर सेम रहेगा। एलिफेंट मींस एलिफेंट ही है, बट अफ्रीकन और इंडियन एलिफेंट में फर्क है ना, उनके साइज के हिसाब से, उनकी स्पीड के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से, उनकी इम्यूनिटी के हिसाब से, वो चेंजेस की बात कर रहा हूं मैं। बट एलिफेंट एलिफेंट रहेगा, एलिफेंट आपको जिराफ या जेब्रा देखने को नहीं मिलेगा, है ना, एलिफेंट एलिफेंट ही रहेगा। टस्क में फर्क हो सकता है ना, उसके साइज में फर्क हो सकता है, एज में फर्क हो सकता है, या फिर डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंट जहां पे रह रहा है उनमें चेंज हो सकता है। तो ये है स्पीसिएशन, मतलब स्पीसीज में चेंज कैसे होता है। एक है टोटली ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से, एक है जेनेटिक वेरिएशन की वजह से। नेक्स्ट लिखिए मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज। मेगा बायोडाइवर्स कंट्री, मेगा बायोडाइवर्स कंट्री, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने कॉन्सेप्ट दिया है मेगा बायोडाइवर्स कंट्री, जो कि बात कर रही है किसके ऊपर? 4 चीजों के ऊपर। बायोडाइवर्सिटी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? बायोडाइवर्सिटी जो है ज्यादातर आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मिलेगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिक्स में देखने को मिलेगी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थ्रेट के अंडर है, बहुत ज्यादा खतरे से संभावित है, और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिनको हमें कंजर्व करने की जरूरत है। सो इंडिया का जो रैंक है बायोडाइवर्सिटी में वो 7th है। अभी देखिए कितना है, क्रॉस चेक करना जरूरी है क्योंकि मेरे पास पुराना डाटा है। अभी 8th पे हैं हम, पहले 7th पे थे। इंडिया इज दी 8th मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन दी वर्ल्ड, बायोडाइवर्स कंट्री इन दी वर्ल्ड। हमारे पास 36, इंडिया इज ऑल्सो होम टू 4 ऑफ दी वर्ल्ड 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिसमें से 4 हमारे पास है। लिखाऊंगा मैं आपको ये, जैसे हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है ठीक है, अभी 8th पे, पहले 7th पे था, अभी 8th पे। तो अब लिखिए मेगा बायोडाइवर्स कंट्री। मेगा बायोडाइवर्स कंट्री का मतलब क्या है कि एक कैटेगरी बना रखी है यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, है ना, ये यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने एक टाइप से लिस्ट बना रखी है कंट्रीज की कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। मेगा मींस बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे। सो मेगा बायोडाइवर्स कंट्री, इसके बारे में लिखिए। This concept was given by UNEP. This concept was given by UNEP, United Nations Environment Program. This concept was given by UNEP, that is United Nation Environment Program, and World
कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, which is the chief decision making body of UNEP, which is the chief decision making body of UNEP, decision making body of UNEP. United Nations Environment Program. तो ये कॉन्सेप्ट दिया था यूएनईपी ने, और इसको हेल्प कौन कर रहा है साथ में, दैट इज WCMC, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, विच इज अ चीफ डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द यूएनईपी. फुल स्टॉप. इट इज बेस्ड ऑन four premises. It is based on 4 premises. इनको पॉइंट वाइज लिखना है आपने. It is based on 4 premises. फर्स्ट पॉइंट लिखिए. एक मिनट, ज्यादा ऊपर नहीं. फर्स्ट पॉइंट, बायोडाइवर्सिटी इज critically important to the nation. Biodiversity is critically important to the nation. तो किसी भी राष्ट्र के लिए वहां की बायोडाइवर्सिटी जो है एक क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. सो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन. सेकेंड पॉइंट, बायोडाइवर्सिटी इज नॉट evenly distributed. Biodiversity is not evenly distributed. Not evenly distributed मतलब एक बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. डिस्ट्रीब्यूटेड, कॉमा, ट्रॉपिक्स हैव मोर बायोडाइवर्सिटी. ट्रॉपिक्स हैव मोर बायोडाइवर्सिटी. सो बायोडाइवर्सिटी जो है एक बराबर वितरित नहीं है, मतलब सब जगह बराबर नहीं बांटी गई है. ये ज्यादातर ट्रॉपिक्स में पाई जाती है. नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ट्रॉपिक्स हैव मोर बायोडाइवर्सिटी. थर्ड पॉइंट, बायोडाइवर्सिटी इज अंडर थ्रेट. बायोडाइवर्सिटी इज अंडर थ्रेट. बायोडाइवर्सिटी इज अंडर थ्रेट. तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादातर खतरे से संभावित है. फोर्थ पॉइंट लिखिए, with limited resources, focus should be on the conservation of biodiversity. Focus should be on the conservation of biodiversity. फुल स्टॉप. बस इतने पॉइंट है. तो इनके 4 पॉइंट इन्होंने कहा है कि पहले तो ये किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए उसकी बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. दूसरा, बायोडाइवर्सिटी सब जगह एक बराबर नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूटेड. ये ज्यादातर आपको ट्रॉपिक्स में देखने को मिलेगी. तो ट्रॉपिकल नेशन अगर कोई है तो वहां उनके पास ज्यादा बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल होगी. ऑल्सो ज्यादातर जो बायोडाइवर्सिटी है वो थ्रेट्स के साथ, या फिर सिंपल कह सकते हैं इट इज अंडर थ्रेट, क्योंकि मैक्सिमम हम इसका एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं. एंड फोर्थ, जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उसका कारण क्या है, हमने बायोडाइवर्सिटी को फोकस तरीके से कंजर्व नहीं किया, उसका संरक्षण नहीं किया. तो इसलिए हमें अपनी जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी को
कंजर्व करके रखना, सो दैट नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन होगी उनके लिए भी हम इनको बचा सके। तो इसका ऑप्टिमम यूज करना है, मतलब ऑप्टिमम यूज करने का मतलब क्या है, जितना जरूरत है उतना ही यूज करिए, इसका एक्सप्लोटेशन नहीं होना चाहिए, इसका दोहन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, इंडियाज रैंक 8th in the world, India's rank 8th in the world, 8th in the world in the terms of India's rank 8th in the world in the terms of biodiversity. It is home to many species. It is home to many species such as tiger, elephant, rhino and lions. It is home to many species such as tiger, elephant, rhino and lions. Full stop. India is also home to four of the world's 36 biodiversity hotspot. 4 of the world's 36 biodiversity हॉटस्पॉट्स। तो पूरे वर्ल्ड में 36 बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, जिसमें से 4 भारत के हैं। तो 36 में से 4 हमारे हैं। एंड दीज हॉटस्पॉट्स आर इकट्ठे लिख लो कौन कौन से हैं। एंड दीज हॉटस्पॉट्स आर हिमालयाज, दूसरा आएगा वेस्टर्न घाट्स, एक मिनट, इसको क्या लिखा है उन्होंने, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, सिंपल लिखिए इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। ऐसे आप इंडियन ज्योग्राफी जब आप लिखते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में डायरेक्ट लिख देते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बट दिस इज इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट, सब में हॉटस्पॉट लिख दो यार, परेशान हो जाओगे नहीं तो बाद में। हॉटस्पॉट हिमालय भी एक टाइप से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। आगे जो टॉपिक है उसका नाम ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बट हम वैसे ही 4 के नाम लिख रहे हैं। एंड द लास्ट इज सुंडालैंड भी लिख सकते हैं या फिर निकोबार, हाँ सुंडालैंड हॉटस्पॉट। सुंडालैंड के साथ में अगर याद ना रहे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ब्रैकेट में लिख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, क्योंकि ये सुंडालैंड के बीच में ही आता है। अब इसमें लिख रखा है कि देयर आर 17 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। चेंज हो चुका होगा तो इसलिए सर्च करना जरूरी है। हाउ मेनी बायोडाइवर्स कंट्रीज इन दी वर्ल्ड, हाउ मेनी मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। 17 ही अभी तक, चेंज नहीं हुआ है। सो फैक्ट्स को हमेशा ऐसे गूगल सर्च करना चाहिए, चैट जीपीटी करना चाहिए, एआई करना चाहिए, क्योंकि जो पहले था वही नहीं हो सकता। एवरीडे करंट अफेयर में चेंज होता है। तो हम मेगा बायोडाइवर्स कंट्री की बात करें जिसमें हमने इंडिया का तो हमने कोट कर दिया कि इंडिया भी इसका एक पार्ट है। आगे लिखिए, देयर आर 17 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड। देयर आर
1717 मेगा biodiverse countries in the world, which are as follows. There are 17 mega biodiverse countries in the world, which are as follows. पहला है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, और ब्राजील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मदागास्कर, यूएसए, साउथ अफ्रीका। मदागास्कर, यूएसए, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। और कितनी है? नाम तो बहुत सारे हैं इसमें, आप 8 याद रखिए, दैट इज इनफ। इतने याद रखिए, इसे नेक्स्ट मत याद रखना। दीज आर इनफ। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कोरल रीफ, ब्राजील ये भी ट्रॉपिकल लगभग है ना, अमेज़न फॉरेस्ट, चाइना क्योंकि साथ में बगल में चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, इंडिया तो है ही है, इंडोनेशिया क्योंकि ये बिल्कुल आपके सुंडरलैंड के साथ का एरिया, एंड यहाँ पे भी बहुत सारी आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। मदागास्कर वेरी नियर टू इंडिया, क्योंकि ये मदागास्कर जो है कहीं ना कहीं इंडिया के मानसून को भी प्रभावित करता है, यूएस एंड देन साउथ अफ्रीका। सो ये याद रखिए 8। नो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको 8 ही सजेस्ट करूंगा। सो दीज 17 है वैसे बायोडाइवर्स, बट दीज आर दी टॉप मोस्ट, मतलब टॉप मोस्ट। सिंपल समझिए, आपको ये याद रखनी है, इतनी ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी इसका मैप है वो मैं आपको करवा दूंगा। फॉर एग्जांपल ऐसे मैप है पूरा का पूरा, तो इसमें वेस्टर्न घाट दे रखा है, श्रीलंका दे रखा है, बहुत है, बहुत सारी कंट्रीज। 17 कंट्री याद करना मुश्किल हो जाएगा। जल्दी ही ये पीडीएफ दे रहा हूं मैं, अब मेरे काम की नहीं है पीडीएफ। जब पीडीएफ मेरे काम की नहीं रहती तब मैं सेंड कर देता हूं, जब तक काम की है तब तक मैं देता नहीं, क्योंकि अगर मैंने ये दे दी फिर आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे, और क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, है ना। ऑल दो मैंने ये पूरा का पूरा अभी तक जितना करवाया है उसका एक जब प्रॉपर पीडीएफ या प्रॉपर पीपीटी जब बन जाएगी ना, तो एक ही दिन में मैंने 2 घंटों में पूरी की पूरी पीपीटी आगे स्लाइड कर करके ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, विद पिक्चर्स यहाँ पे होगी, वो भी आपके पास मिल जाएगी, है ना। इससे पहले जिन्होंने साइंस एंड टेक लगाया उनको बताया मैंने सारी पीपीटी से कराई थी, बट एनवायरमेंट में चाहता था कि आप नोट्स बनाए, क्योंकि एनवायरमेंट बहुत डाइवर्स है। डाइवर्स इस तरह से है कि अगर आप शंकर आईएएस खोलेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कितना डाइवर्स है ये, फिर परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए, क्योंकि शंकर आईएएस में इकोसिस्टम की भी 3 डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन दी है बायोटिक एंड एबायोटिक, और फिर एक और डेफिनेशन दी है, फिर एक और डेफिनेशन दी है। तो आप 4 डेफिनेशन पढ़ेंगे या एक पढ़ेंगे, फिर कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। इसलिए जब अभी तक हुआ है उसको करते जाइए साथ साथ में। ऑल्दो एक मैंने लेक्चर लेना है, चाहे वो आउट ऑफ सिलेबस ही जाए, मतलब 30 लेक्चर्स में कंप्लीट करना है, अगर वो 31वां भी होता है तो वो अपने रिस्क पे ले रहा हूँ। पूरा का पूरा स्लाइड्स पे देखेंगे हम, है ना, मजा आएगा आपको पिक्चर्स देखते देखते, है ना। सो अभी तक जो चल रहा है उसको करिए कंप्लीट। और जसपाल कौर, नवनीत, अमनदीप, बढ़िया। आप बताओ आप कैसे हैं? आप लिखिए इसमें मेगा डाइवर्स लिख रहे थे ना, इसमें लिखिए these are the areas of the world, these are the areas of the world which are extremely rich, these are the areas of the world, these are the areas of the world which are extremely rich in, which are extremely rich in biodiversity. These are the areas of the world which are extremely rich in
biodiversity, and it is under threat, and it is also under threat. ऐसे लिखिए, it is also under threat, full stop. This idea was first given by Sir Norman Myers. कैपिटल वर्ड्स हाँ, कैपिटल में लिख लो, थोड़ा सा इज्जत दे दो उनको भी। एनवायरमेंटलिस्ट है सर नॉर्मन मायर्स, फुल स्टॉप। These reasons covers just 2.3% of these reason covers just 2.3% of total land area. These reasons covers just 2.3% of total land area, but they have more than world's plant species. यहाँ पे ये जो हम बात कर रहे हैं मेगा डाइवर्स कंट्रीज या बायोडाइवर्स कंट्रीज, ये दुनिया के सबसे ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी से रिच एरियाज हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता देखने को मिलती है। डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स की जो स्पीसीज है इन्हीं एरिया में कवर होती है। बट ये एरियाज एक खतरे से भी जूझ रहे हैं, जो कि इंसानी खतरा है। कुछ एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स है, प्रलयकारी, जैसे कि कभी फ्लड आ गया, कभी अर्थक्वेक हो गया, कभी टाइफून, हरिकेन या ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो उससे प्रभावित एरिया भी है। साथ साथ में ये कह रहे हैं कि ये जो आइडिया है मेगा डाइवर्स कंट्री का, ये सर नॉर्मन मायर्स थे, उन्होंने ये आइडिया दिया था, जहां पे उन्होंने इन 17 कंट्री की लिस्ट बनाई और उसके हिसाब से उन्होंने उसका एक डाटा निकाला कि यहाँ पे कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अब इसमें हमने लिखा कि ये जो रीजन है ये पूरे वर्ल्ड के लैंड एरिया का सिर्फ 2.3% एरिया ही कवर करता है, मतलब 2.5% भी नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्लांट स्पीसीज पाई जाती है उससे ज्यादा यहाँ पे स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी। एंड मोर देन 40% ऑफ दी, आगे लिखिए, एंड मोर देन 40% ऑफ दी of the world's bird species, 40% of the world's bird species and animal species, साथ ही लिख लीजिए and animal species। तो 40% जो है पूरे विश्व की पक्षियों की प्रजातियां और पशुओं की प्रजातियां वो सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया में पाई जाती है। तो 40% यही अकोमोडेट करता है। क्या हो गया? एनिमल स्पीसीज एंड बर्ड स्पीसीज। They are also identified by कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ब्रैकेट में लिखिए इंटरनेशनल एनजीओ। दे आर ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ब्रैकेट में इंटरनेशनल एनजीओ, बेस्ड ऑन टू स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज, based on two strict criterias। पहला क्राइटेरिया, फर्स्ट पॉइंट, at least 1500 at least 1500
vascular plants are endemic. At least 1500 vascular plants are endemic. At least 1500 vascular plants are endemic. सिंपल कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लगभग आपके प्लांट्स हैं ये इसी एरिया में पाए जाने चाहिए, एंडेमिक होने चाहिए, उसी एरिया में ही पाए जाने चाहिए. एंडेमिक स्पीसीज मींस एनी स्पीसीज, एनी टाइप ऑफ स्पीसीज विच आर which are found only in particular area या फिर specific area. दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा जो क्राइटेरिया है that is the area must have 30%, the area must have 30% or less of its area must have 30% or less of its original natural vegetation. 30% or less of it, 30% or less of its original natural vegetation. ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन. जो आप नोट्स बनाते हैं वो यूपीएससी, पीपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट है. कोई भी एग्जाम दे दें यार, है ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये. ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं अगर आपको लग रहा है कि आपका पीसीएस आ रहा तो उसके लिए करा रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा. अगर आपको लग रहा है कि ये क्रैश कोर्स चल रहा है और बस हवा में बातें तीर मार रहे, नहीं, ये आपका यूपीएससी के लिए भी वही है ना, मेंस के लिए भी वही है. क्रैश कोर्स होता तो 10 दिन लगने थे. क्रैश कोर्स मींस क्रैश करना है बस. जहाज उड़ाना है, थोड़ा थोड़ा समझाना है, देन क्रैश, खत्म. क्रैश कोर्स मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है, एक दिन आएगा वो, जिस दिन मैंने पीपीटी बनानी है और आपको बताना है कि हाउ टू क्रैश अ कोर्स, है ना, उस क्लास का नाम ही होगा हाउ टू क्रैश अ कोर्स, बहुत इजीली. तो टेंशन मत लो, ये पूरा आपको लिखवाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो मतलब दिस इज फाउंडेशन कोर्स, है ना, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में बेचा जाता है. फाउंडेशन कोर्स 9 मंथ्स में पूरा का पूरा सिलेबस पूरा कराया जाता है. 1 मंथ होता है उसमें एनवायरनमेंट, आधा मंथ होता है उसमें क्या कहते हैं उसको, साइंस एंड टेक, फिर 1.5 महीना होता है ज्योग्राफी, फिर आधा महीना कुछ और, जैसे कि आपका ये गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, है ना. तो वैसा नहीं है ये 30 लेक्चर्स में, 30 लेक्चर पीपीएससी के लिए भी उतना ही है इनफ, यूपीएससी के लिए भी इनफ है. आउट ऑफ दिस आप जब पेपर देंगे फिर क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, फिर बात करेंगे कि इनफ था कि ज्यादा था, कम था, उस दिन बात करेंगे. ये डाउट रहता है मैक्सिमम लोगों में, क्या ना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ की बात नहीं है, दूसरे इंस्टीट्यूट में हुआ था ऐसे. अब मैंने बताया आपको कई बार, बहस कर रहा था मेरे से, कहता इससे निकल जाएगा क्या, और एंड पे क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन आए, एंड देन जब क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करके आए फिर प्रॉब्लम होगी. और डाउटफुल ही रहते हैं कुछ एक स्टूडेंट पूरा साल कि ये क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्या इनफ है, कोई और किताब बताइए. तो किताब बता दो तो टेंशन बढ़ जाती है कि करनी कैसे. मैं कह तो रहा था ऑप्शन है आपके पास, शंकर आईएएस खोलिए, 600 पेज है, करिए कंप्लीट, 30 दिन में हो जाएगी. तो एक अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन दूंगा मैं यहाँ पे सबके सामने कि उन्होंने 600 पेज पूरे किए हैं. नहीं हो पाएंगे. अभी आप अपने नोट्स गिनने बैठेंगे, कितने नोट्स हो गए आपके, पेज गिनो, शाबाश, 65 पेज है, बस इनफ है. अब आपको 10 टाइम पढ़ना है तो चले जाइए शंकर आईएएस में. और सेकंड था 30% या उससे लेस जो है, यहाँ पे जितनी भी वेजिटेशन है वो ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन होनी चाहिए, वहीं की नेचुरल वेजिटेशन होनी चाहिए. यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इन्वेजिव प्लांट नहीं होना चाहिए, नेचुरली ग्रो होने वाले प्लांट्स होने चाहिए. अब लिखिए इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड. इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड. इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन दी वर्ल्ड. आपने एक कॉमेडी देखी होगी अभी रिसेंटली, केजरीवाल कहते थे कि पंजाब का धुआं दिल्ली जाता है.
अब पाकिस्तान की जो उधर की सीएम है पाकिस्तानी, उसने भी ये बोला है ना। क्या बातें करते रहते हैं लोग। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उल्टा चलने लगी है ना। पहले लोगों ने दिया बोला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से सारा धुआं परे जाता है, अब ये कह रहे हैं कि उल्टा जा रहा है धुआं, है ना। उधर की तरफ हमने फैन चला रखे हैं और सारा धुआं पाकिस्तान भेज रहे हैं। कुछ भी कहते हैं लोग। नवाज शरीफ की बेटी है वो, क्या नाम है, मरियम नवाज। सही है सही है। पहला लिखिए आप, कभी भी लिखना है इंपॉर्टेंट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। इंडिया का एग्जाम दे रहे तो पहला इंडिया लिखिए, है ना। इंडिया, माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, पहला इंडिया, माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया। फिर वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट, वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट। बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट भी किया गया है ना। कितने थे टोटल? 104। अभी ज्यादा 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे उनको 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे अब तक। 200 प्लस है ना। और यूएस एयरफोर्स लेके आई है स्पेशल अपने जहाज में, छोड़ने आए हैं स्पेशल। कहते ऐसे तो नहीं जाएंगे, इनको बिठा के लेके जाओ अपने जहाज पे, अपने खर्चे पे लेके आए हैं वो। मिलिट्री का जहाज था एयरफोर्स का, यूएस एयरफोर्स। हाँ बड़ा था वो, बोइंग एयरबस भेजी इन्होंने स्पेशल। बताओ, पता है इंडिया की गवर्नमेंट तो वापस लेगी नहीं, नाराज हो जाएंगे अपने व्यक्ति, तो उसने बोला डालो जहाज में लेके चलो इनको। हफ्ता भी नहीं होता उनको, 10 दिन नहीं होते कई लोगों के। कहता एक व्यक्ति को मैंने सुना बोलते हुए, कहता बाकी तो चीजें ठीक है, उन्होंने घूमने भी नहीं दिया। कहते रहने तो नहीं देना था, घूमने ही देते। 40-45 लाख लड़के गए थे। हंस रहा है आगे से लड़का, उसका पिताजी रो रहे हैं यार, 45 लाख लगा के भेजा। कहता है एटलीस्ट हफ्ता तो घूमने देते। बात भी सही है कि अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो एक बार घुमा दो उनको। बस लेके ऐसे ऐसे लोग हैं यार, बताओ। सबसे फनी चीज थी वो। है ऐसे लोग, कुछ नहीं होता, क्या करें अब। उनको लग रहा है वहां पे ज्यादा काम है। सो इंडिया, फिर एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका। अब हम जा रहे हैं वेस्ट की तरफ। नेक्स्ट लिखिए मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन। $45 लाख में बिजनेस अच्छा चल पड़ता है अगर इंसान करना चाहे ना, तो 5 लाख में भी स्टार्टअप कर रहे हैं लोग। मेडिटेरेनियन सारा फूक दिया है पैसा। कंपटीशन बड़ा है, कंपटीशन तो है, बट फिर आप अपना बोलते ना उसको एक काम का नहीं, किसी बिजनेस में। मैं आपको ये बताऊं, बिजनेस फिर आप ऐसी जगह पे देखो ना जो जिसके ऊपर लोगों का टारगेट नहीं है। जैसे एक मोमो बनाने लग रहा, सारे मोमो बनाने लग जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। प्रोबेबिलिटी यहाँ ना करो ना, फिर वो बिजनेस कहीं और करो। जैसे अगर इंडिया में मल्टीपल प्लेसेस है, आप गोवा जाके कर लो वही बिजनेस, चेन्नई जाके कर लो। अब पंजाब में अगर आपको लग रहा है कि सारी बिजनेस, आपको लग रहा है कि हर एक चीज है, फॉर एग्जांपल लेदर का काम है, शूज का काम है, कपड़े का काम, वो काम यहाँ से छोड़ के आप किसी और जगह पोटेंशियल ढूंढो। जैसे अगर हम अदर कंट्री में ढूंढ रहे हैं तो किसी अदर स्टेट में भी ढूंढ सकते हैं। पंजाबी आपको अरुणाचल में भी मिलेंगे, पंजाबी आपको उधर भी मिलेंगे, लेह लद्दाख में भी पंजाबी आपको अंडमान निकोबार में मिलेंगे। ये रियलिटी है ना। और उधर की लैंग्वेज भी बोलते हैं। मैं उड़ीसा गया था, वहां पे उड़िया बोल रहे थे। बताओ, गुरुद्वारा साहब में मैं रहा, उधर था गुरुद्वारा सिंह सभा पुरी, है ना। मैं गया था मंदिर घूमने पर, रहा मैं गुरुद्वारे में, क्योंकि ज्यादा सेफ लगता है, खाने को भी सही मिलता है ना। अपने बंदे, रियलिटी है ये। मंदिर में गंदगी होती है, मैं ये बात रियलिटी बोलता हूँ। मंदिर गंदे होते हैं, गुरुद्वारा कभी गंदा नहीं होता, साफ सुथरा। गुरुद्वारे के फर्श के ऊपर भी मैं ऐसे सो सकता हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, उधर सफाई होती है, 10 बार वहां पे पोछा लगता है। पर मंदिर में मैंने रहा, वैसे नहीं गुरुद्वारे में रहा, पाठ सुना मैंने, खाना खाया, लंगर खाया एंड देन स्लीप। बट आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, तो वो भी बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि कॉटन का कपड़ा यहाँ पे आप बेचेंगे, तो मल्टीपल मार्केट है, अमृतसर, लुधियाना एंड जलंधर, ये तो बहुत बड़ा मार्केट है। यही मार्केट से आप सस्ते में लेके जाओ, वहां पे बेचो,
सूरत में सरदार लोग जो है वहां से लहंगे बेच रहे हैं, इधर को आ रहे हैं एक्सपोर्ट करके, है ना। तो सूरत गुजरात में गुजराती सीख रखी है, पगड़ी लगाते हैं। पर बात में वही कह रहा हूँ कि पोटेंशियल कहीं और ढूंढो। अगर अदर कंट्री जा रहे हैं तो अदर स्टेट ढूंढ लो, अदर स्टेट में भी काम कर सकते हैं ना। सो वो डिपेंड करता है। इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है इधर, अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रिंटिंग प्रेस मान लो, जलंधर प्रिंटिंग प्रेस में बहुत ज्यादा नंबर 1 पे है। कोई जगह ऐसी जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं है। यहाँ की किताबें यहाँ से छिपके जाती है, किताबें यहाँ से फ्लैक्स बोर्ड छपके जाते हैं। वही अगर मशीन में पर लगा लूं, मान लो दिल्ली में लगा लेता हूँ, दिल्ली में भी बहुत है वैसे तो, क्योंकि कोचिंग है। किसी भी एरिया में कोई फॉर एग्जाम्पल नई सिटी दवासरी, यहाँ पे जाके वहां पे 2 बड़ी मशीनें लगा लो बस फोटोस्टेट की, और लोगों को पता लग जाएगा कि यहाँ पे फोटोस्टेट होती है। जो किताब आपको 500 रुपए की पड़ेगी, आप उसको 200 रुपए में छाप के दे रहे हैं। मल्टीपल, और एक बहुत अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में। इंडिया अगर आप सिंपल देख के चले, ये जोमेटो, ब्लिंकिट, ये सबसे बड़े स्टार्टर्स हैं पूरे वर्ल्ड के इस टाइम पे। अमेजोन क्या करता था, हफ्ते बाद आपको ऑर्डर आता था। ब्लिंकिट ने क्या किया, उन्होंने स्टोर हाउस बनाया, सब कुछ अपने पास रख लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एट अ टाइम ईयरफोन चाहिए, ऐसे ऑर्डर करोगे, हफ्ते बाद आएगा, बड़ा फास्ट आएगा, 2 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा। आपको 15 मिनट में दे रहे हो, तो आप 15 मिनट में दोगे ना। वो दिमाग चला रहे हैं लोग, है ना। जो आपको राशन या कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी ले लो, लैपटॉप आप लेना चाहते हैं, वो एट अ टाइम लैपटॉप आपको देके जाएगा, 15 मिनट में देके जाएगा। आप चेक करो चल रहा ठीक है, नहीं तो 24 घंटे में वापस भी करके देगा रिप्लेस। 24 घंटे रखा उन्होंने टारगेट, ऐसे उनका 7 डे है। फिर उसमें फिर वो फोटोज बड़ी बार मांगते हैं, वो बोलेंगे अभी दो, वो अभी आपको साथ के साथ वापस करें। मेरे ईयरफोन मैंने मंगवाए थे, एक ठीक था एक खराब था। मैंने चलाया, देख के नहीं चला, मैंने दोबारा उस पर डाला, मेल किया, उन्होंने बंदा वापस भेजा, आधे घंटे में ही सारा प्रोसेस हुआ है। वो दोबारा गया, डब्बे में पैक किए ले गया, पोट्रॉनिक्स के दूसरे लेके आया, और वो बढ़िया चल रहा है। तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन सब फेल कर दिया इन्होंने। ये भी इंडिया दिमाग है, इंडिया का दिमाग है ब्लिंकिट। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कोई ऑनलाइन पे बहुत ज्यादा स्केल कर रहा है। कुछ लोग इंस्टाग्राम पे सूट बेच रहे हैं बैठ के, है ना, और इतने ज्यादा बेच रहे हैं कि इतना मार्केट में सेल नहीं होती। वो दिमाग है। इंडिया में बहुत पैसा है, हमें लगता है कि पैसा नहीं बनेगा, बहुत पैसा है। वो ये अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ेगी कहाँ पे है, मतलब वो तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि कहाँ बिजनेस करें, है ना। दूसरे के सहारे पे नहीं चलना, दूसरे ने सजेस्ट किया और वहां पे डूब सकता है पैसा। छोटे स्केल पे स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल जो इंस्टाग्राम पे बेच रहे होते हैं, क्या करते हैं 10-20 हजार का माल लेके आते हैं, अच्छी अच्छी रील बनाते हैं, बिक गया फिर और मंगाते हैं, फिर जब बहुत ज्यादा चलने लग जाता है तो फिर उनका स्टोर बन जाता है, नागपाल टेक्सटाइल्स। यही गेम है आजकल। ऑनलाइन सिस्टम ज्यादा है। और ब्लिंकिट ने तो बिल्कुल मार्केट दफा ही कर दिया उन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक सब्जी देख लो, 14 रुपए की सब्जी मिल रही है, मैं खुद ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बहुत फास्ट है ये, है ना। एवरीथिंग, हर एक चीज पे ऑफ है। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने एक मंगवाया हर्शीज का, वो न्यूटेला बटर पैनकेक पे जो यूज करते हैं। अगर आप किसी बड़े से बड़े स्टोर से लेंगे, बिग बास्केट से भी लेते हैं, एक 185 है तो 185 का मिलेगा, वो 150 में दे रहे हैं, क्योंकि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट है। ब्रांडेड का कभी भी ऑफ नहीं होता, वो पर फैक्ट्री आउटलेट से उठा रहे हैं, उसमें भी 30 रुपए मार्जिन दे रहे हैं आपको। बताओ, अगर वो 185 का 150 में बेच रहा है तब भी उसको फायदा हो रहा है। 35 रुपए का सस्ता देने के बाद उसको मिल रहा है ना कुछ, तभी बेच रहा है। वो डिलीवरी चार्ज भी दे रहा है, वो डिलीवरी बॉय को भी पैसा दे रहा है, तो मतलब उसको 85 का पड़ रहा है इस हिसाब से, अगर वो फैक्ट्री से उठा रहा है तो। अरे बहुत दिमाग है, इंडियन बहुत दिमाग है। बाहर नहीं बनता इतना पैसा जितना यहाँ बन सकता है। और अब तो गवर्नमेंट ने 12 लाख तक टैक्स भी फ्री कर दिया है ना। टैक्स का बड़ा रोला मार रखा था। सो इंडिया, माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट एंड मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट जापान, ये पीछे रह गया। 6th न्यू कैलेडोनिया। नेक्स्ट इज मेलानेशिया, एंड मेलानेशिया के अलावा है साउथ अमेरिका। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे ना जलंधर में है एक, मेरे को नाम नहीं आ रहा इंडस्ट्रीज का, सबसे टॉप पे इंडस्ट्रीज आई थिंक। कौन सा? स्पोर्ट्स नहीं, एक नट बोल्ट वाली कंपनी है,
5,000 करोड़ का बिजनेस है उनका, 5,7,000 करोड़ का बिजनेस है। वो सिर्फ नट बोल्ट बनाते हैं। टीवीएस नहीं है, नाम है उसका कुछ, वो साइकिल का बिजनेस है उनका, फिर उन्होंने नट बोल्ट बनाना स्टार्ट किया। जितने भी आपके ये है ना, इधर नहीं देता है वो सारा एक्सपोर्ट करता है बाहर, इंडिया में देता ही नहीं है वो नट बोल्ट। देखना उस पर सर्च करना। शाहपुर नहीं, इधर मेन इधर का जलंधर का बंदा, वो बहुत बहुत अमीर है। और जलंधर में फिर स्पोर्ट्स तो आपका है ही है, एक और है बंदा लेदर वाले, इंडिया इससे सारा का सारा लेदर एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। इंडिया वालों को मिलता ही नहीं है वो लेदर, वो सारा एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि पैसा ज्यादा मिलता है। बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस में पैसे कमा रहे हैं, सुई धागे के बिजनेस में लोग पैसे कमा रहे हैं, है ना। ये जो ये आप यान कहते हैं, थ्रेड कहते हैं, बहुत महंगे हैं ये। सो ये हो गए 9, कुछ और इसमें रहते 8 हुए, एक रह गया कैलिफोर्निया। नंबरिंग गलत है क्या? 1 2 3 4 5। हाँ ये हो गया प्रॉब्लम। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैलिफोर्निया। अब एक इसमें शब्द है मेलेनेशिया। मेलेनेशिया जो है, इसमें कुछ एक कंट्रीज आती हैं, जैसे कि आपका फिजी है, फिजी ये कंबाइंड कहते हैं इन कंट्रीज को, जैसे कि फिजी है, पैपुआ न्यू गिनी है, सोलोमन आइलैंड्स है, फिर वेनेटू है, न्यू कैलेडोनिया है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, इनको मेलेनेशिया। हाँ अलग से, बट ये भी इन्हीं के पार्ट में आता है। सो ये मेलेनेशियन कंट्रीज है, बट इन्हें हम देखेंगे अगर मौका मिला तो ज्योग्राफी में देखेंगे मैप के थ्रू, है ना। अभी इतना ही रखिए आप याद। सो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रिच है। इन द एंड हमारा फोकस किस पे रहेगा? भारत के ऊपर। तो हमने बाकी कंट्रीज की तरफ ध्यान नहीं देना है, इसके ऊपर फोकस करिए। मैंने आपको लिखा है हिमालयाज है, वेस्टर्न घाट्स है, इंडो बर्मा वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जिसमें आपका अंडमान निकोबार आता है। आगे लिखिए, सम ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैव some of the biodiversity hotspots have just 1% of area. Some of the biodiversity hotspots have just 1% of the area, 1% of the area, and these are known as hottest hotspot, and these are known as hottest hotspots, hottest hotspot। तो कह रहे कुछ एक जो आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसमें सिर्फ 1% का ही एरिया है, 1% ही लैंड एरिया है, तो इसे हम हॉटेस्ट हॉटस्पॉट कहते हैं। आगे लिखिए, इंडिया हैज 3 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स। इंडिया हैज 3 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स। कौन कौन से होंगे? हिमालय छोड़ के तीनों आप लिखे ना, 3। हाँ, अंडमान निकोबार, इंडो बर्मा एंड वेस्टर्न घाट। तो इंडिया हैव 3 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स, क्योंकि हिमालय बहुत ज्यादा है हमारे पास, उसके अलावा बाकी एरिया कम है। नेक्स्ट लिखिए, हॉप स्पॉट्स। हॉप स्पॉट्स, हॉप स्पॉट्स का मतलब क्या है? जिनसे उम्मीद है आने वाले टाइम में ये हॉटस्पॉट बन सकते हैं, बट हॉप ये भी है कि इन स्पॉट्स को बचाया जा सके। तो दीज आर दी हॉप स्पॉट्स। इसमें है आपका वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और तीसरा है सुंडालैंड, अंडमान निकोबार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, या फिर सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा एंड सुंडालैंड। नेक्स्ट है हॉप स्पॉट्स। हॉप स्पॉट्स का मतलब है कि आने वाले समय में ये हॉटस्पॉट बन सकते हैं, मतलब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो सकती है, बट इसमें हॉप ये भी लगाई जाती है कि इन स्पॉट्स को बचाया जा सके। तो आप पहले हॉप स्पॉट लिखिए, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे इसका कौन सा है। सो दीज आर द एरियाज ऑफ ओशन, these are the areas of ocean, these are the areas of ocean
which requires special protection, which requires special protection because it carries significant underwater species. It carries significant underwater species. तो इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण अंडर वाटर, पानी के नीचे रहने वाली प्रजातियां होती हैं, तो इसलिए इनको ज्यादा स्पेशल प्रोटेक्शन देने की जरूरत है. एंड देयरफॉर दे आर नोन एज अर्थ्स ब्लू हार्ट, एंड देयरफॉर दे आर नोन एज अर्थ का ब्लू हार्ट. सो ये हॉप स्पोर्ट्स है, जो कि महासागर का एक क्षेत्र है जहां पे बहुत सारी अंडर वाटर, पानी के नीचे रहने वाली स्पीसीज होती है. इनको स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, अदरवाइज ये वैनिश हो सकती है, या फिर क्रिटिकल एंडेंजर्ड हो सकती है, या फिर एक्सटिंक्ट भी हो सकती है, विलुप्त भी हो सकती है. सो इनको बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है. इन्हें अर्थ का ब्लू हार्ट भी कहा जाता है. आगे लिखिए, अंडमान एंड लक्षद्वीप हैव बीन डिक्लेयर्ड. अंडमान एंड लक्षद्वीप have been declared hop sport by IUCN, International Union for Conservation of Nature. IUCN is International Union for Conservation of Nature. तो IUCN ने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हॉप स्पोर्ट डिक्लेयर किया है. अब नेक्स्ट लिखिए, कोल्ड स्पोर्ट्स. नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कोल्ड, COLD, कोल्ड स्पोर्ट. सिंपल. हॉट स्पोर्ट का मतलब क्या था, या हॉटेस्ट स्पोर्ट्स का मतलब क्या था, जहां पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है. बट कोल्ड क्या है, जहां पे कोल्ड का मतलब क्या है, जहां पे आपकी जितनी भी स्पीसीज है, जितनी बायोडाइवर्सिटी है, दैट इज अंडर थ्रेट, है ना. सो नेक्स्ट लिखिए, कोल्ड स्पोर्ट्स. ये स्पोर्ट्स में ही घुमा लेंगे आपको एग्जाम में. कोल्ड क्या है, हॉटेस्ट क्या है ना, ब्लू हार्ट क्या है, या हॉप स्पोर्ट क्या है. तो इसमें लिखिए, these are the reasons of low biodiversity. These are the reasons of low biodiversity, but under threat. ठीक है, यहां तक क्लियर है. सो ये हॉट स्पॉट, कोल्ड स्पॉट, हॉप स्पॉट्स, हॉटेस्ट हॉट स्पॉट सारे कंप्लीट. अब एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सीटू. इन सीटू मीन्स एट द ओरिजिनल साइट या फिर इनसाइड द ओरिजिनल साइट. एक्स सीटू दैट इज एक्सटर्नल, मीन्स आउटसाइड द ओरिजिनल साइट. अब इसमें हमें देखने पड़ेंगे दोनों के डिफरेंस, कि व्हाट इज इन सीटू, व्हाट इज आउट सीटू, या फिर एक्स सीटू. तो एक साइड पे लिखे इन सीटू, एक साइड पे एक्स सीटू. In situ is,
inside the original site, outside the original site. अब इन सीटू में आता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैं लिख देता हूं यहां पे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी से देख लो, नेशनल पार्क को NP लिखना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को WLS लिखना है, सो दैट आपको इजी रहे। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। दैट इज BR, बायोस्फीयर रिजर्व। फिर सैक्रेड ग्रूव, सैक्रेड मीन्स जिसको आप कहते हैं कि धार्मिक तरीके से पवित्र जगह, सैक्रेड ग्रूव भी इसी का ही पार्ट है इन सीटू का। नेक्स्ट है कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व। सिक्स्थ आएगा आपका कम्युनिटी रिजर्व। जैसे कई बार जंगलात डिपार्टमेंट कहता है कि दिस इज, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है कि ये कंजर्वेशन रिजर्व है ना। शहर के नियर बाय वो अपनी बाउंड्री बना देते हैं, कहते हैं यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। कम्युनिटी रिजर्व जो कि लोग खुद बना देते हैं, कम्युनिटी रिजर्व सामुदायिक तरीके से। अब नेशनल पार्क का उल्टा क्या होता है, जहां पे आप एक्स सीटू करते हैं, चिड़ियाघर। और क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का उल्टा होता है बोटेनिकल गार्डन। कई यूनिवर्सिटीज बनाती है बोटेनिकल गार्डन, कई सी कॉलेज में भी होता है, जहाँ पे कैक्टस भी उगाया जाता है, मेडिसिनल प्लांट भी उगाए जाते हैं, हर्बल प्लांट भी उगाए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, इसका उल्टा होता है नर्सरी। नेक्स्ट क्या है, सैक्रेड ग्रूव। सैक्रेड ग्रूव का उल्टा है सीड बैंक। सीड बैंक, कई लोगों ने सीड बैंक बना रखे होते हैं बीजों को बचाने के लिए, ताकि बीज मिलते रहे। कम्युनिटी नेक्स्ट है कंजर्वेशन रिजर्व। यहाँ पे आएगा एक्वेरियम। लोग मछलियों को बढ़िया से ग्लास में रखते हैं लाइट लगा के, दैट इज एक्वेरियम, कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट सिक्स्थ कम्युनिटी रिजर्व का उल्टा आएगा गार्डन, क्योंकि गार्डन्स भी कौन यूज करता है, कम्युनिटी। सो दीज आर दी ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, एक्स सीटू और इन सीटू में। ठीक है, तो ऐसे इनसाइड एंड आउटसाइड जो है चीजों को बचाने के लिए हम कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हम ये सिस्टम कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स सीटू एंड इन सीटू, तो दोनों में डिफरेंस है। अब इन सीटू में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। चिड़ियाघर में जाते हैं फोटो ले सकते हैं, नेशनल पार्क में भी ले सकते हैं, पर कुछ एक लिमिट तक, नहीं तो जो वहां का राजा है वो आपकी पिक्चर ले लेगा। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटीज अलाउड है। बोटेनिकल गार्डन, यहाँ पे आप जाके पिकनिक बना सकते हैं, नॉट अलाउड हियर। बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे चीजों को रिजर्व करके रखा गया है, जैसे कि मनास के साथ में लगता है आपका एक औरंग नेशनल पार्क, तो वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो है, तो यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटीज अलाउड है। नर्सरी में कोई भी प्लांट उगा सकते हैं, एलियन स्पीसीज को भी उगा सकते हैं जो इंडिया का है भी नहीं। सैक्रेड ग्रुप्स, ये ज्यादातर हम रखते हैं जहाँ पे आपका कुछ ना कुछ धर्म संप्रदाय जुड़ी होती है। सीड बैंक, ये भी परंपरागत तरीका जिसमें हम नए बीजों को यूज नहीं करना चाहते। हाइब्रिड बीज यूज करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा नए प्रकार के खरपतवार पैदा हो जाते हैं,
तो बेटर है कि आप उसकी जगह सीड बैंक बनाएं। एक मिनट। नेक्स्ट है कंजर्वेशन रिजर्व के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन रिजर्व मैक्सिमम गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जाता है, बट एक्वेरियम भी लोगों ने रखे होते हैं सो दैट मछलियों को यहाँ पे कंजर्व करके रखा जाए। कम्युनिटी रिजर्व मतलब सामुदायिक तरीके से इसको बनाया जा रहा है। देन इसका उल्टा है गार्डन, जहाँ पे समुदाय बहुत सारे लोग आके इकट्ठे बैठते हैं। सो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट आप करिए टेस्ट। अब मुझे ये नहीं पता आपको टेस्ट कैसे दिया जाए। ग्रुप में व्हाट्सएप कर दूं? सर इस टॉपिक के ऊपर ही होगा टेस्ट? नहीं, लास्ट जो हुआ था बायोम्स के ऊपर। एक मिनट, इसको क्लोज करते हैं पहले। यहां से वो रिमूव कर दिया है ना टेलीग्राम। कैसे किया जाए आपका टेस्ट? सर हाँ जी, तो सर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दे देना, नेक्स्ट टाइम टेस्ट। भैया ने पहुंची है आगे लिखे बस तो अपने कोई पे कहीं नहीं मैं देखा भारत मैच लगी टेस्ट आपका मिल रहा है इसमें। ऐसा ही तो पागल ऐसा दोनों में से करते हैं वह थोड़े देर ऐसे भी तो बात है कौन सी ऐड कर लिया बात नहीं गलती है तो ऐड नहीं है